हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली आपके हैंडआउट सोल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैंडआउट में है उनका सोल्यूशन वीडियो आपको दिख रहा है। अब ये हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर है। ये जो चैप्टर होगा इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आज की ही क्लास में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बता देंगे। एंड अगेन गाइज, हम लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी क्लियर करा देंगे। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे फिनिश और देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। हमने एक पूरा ओवरव्यू आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, सॉल्विंग टाइम कितना लगेगा एंड आपका लर्निंग टाइम क्या होगा। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है अ पैथोजेनिक वायरस विच आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट टू अटैक इंसेक्ट एंड ऑर्थोपोड्स आर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा रोगजनक विषाणु बताइए जिसका प्रयोग हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में कर रहे हैं। इसमें हम कीटों तथा संधिपाद यानी आर्थ्रोपोड्स पर हमला करके उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। आपको पता है कि ये जो पैथोजेनिक वायरस है ये है बैक्यूलो वायरस। इसको अच्छे से रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज बैक्यूलो वायरस यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। हमें पता है बहुत ही प्राचीन समय से हम दूध से दही बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है जब हम दूध से दही बनाते हैं तो कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है दही में। तो सबसे पहली बात, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो इसमें एक प्रकार के बैक्टीरिया का यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया की वजह से जो दूध से दही बनता है उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कह रहा है जब हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद क्या पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं, आपको पता है ये जो कार्बोहाइड्रेट का टूटना होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस पूरी प्रक्रिया में बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रक्रिया को हम किण्वन भी नाम देते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे एक प्रकार का चीज है, पनीर है, जिसे आप स्विस चीज कहते हो। स्विस चीज एक ऐसा चीज होता है जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। ये होल्स हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो चार ऑप्शन है। कह रहा है बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस। ऐसे जीवाणु मीथेन गैस पैदा करते हैं जिसकी वजह से इस चीज में बड़े बड़े होल होते हैं। या फिर कह रहा है इसको हम मशीन से बनाते हैं। या तो कह रहा है फंगस रिलीजिंग अ लॉट ऑफ गैसेस व्हाइल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कह रहा है कवक अपनी चयापचय गतिविधियों के दौरान बहुत सारी गैसेस छोड़ता है जो कि होल्स जैसे बन जाते हैं। और चौथा कह रहा है बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले जीवाणु। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब। कह रहा है जब हम डोसा या इडली बनाते हैं तो उसका जब हम घोल तैयार करते हैं, आटा जब तैयार करते हैं, तो किस तरीके के माइक्रोब से हम इसको बनाते हैं। तो हमें पता है ये जो प्रक्रिया होती है वह बनती है ईस्ट के इस्तेमाल से। अगला क्वेश्चन द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है बैक्टीरिया से प्राप्त, फंगस से प्राप्त, एल्गी से प्राप्त या वायरस से प्राप्त। आपको पता है ये पेनिसिलियम नाम का जो एंटीबायोटिक हमने बनाया है ये हमने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के
कवक से बनाया है, यानी ये एक प्रकार का क्या है, फंगस है, ये एक प्रकार का कवक है। इस कवक से हमने कौन सा एंटीबायोटिक बनाया है, पेनिसिलिन। तो क्वेश्चन के लिए सही जवाब बी। अगला क्वेश्चन कह रहे प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स के लिए 4 ऑप्शन है। कह रहा है न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस, नए प्रकार का खाद्य एलर्जी कारक है, सुरक्षित सेफ एंटीबायोटिक्स है, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, जीवित माइक्रोबियल खाद्य अनुपूरक है, कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स है, कैंसर उत्पन्न करने वाले रोगाणु है। तो प्रोबायोटिक्स इसको एकदम समझ लेना, ये लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, यानी जीवित माइक्रोबियल खाद्य अनुपूरक है, प्रोबायोटिक्स इसे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सिन इन रूट मॉड्यूल्स ऑफ एनलस इज बॉट अबाउट बाय। कह रहा है एलनस की जड़ों की गांठों में नाइट्रोजनस स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए यहाँ पर फ्रैंकिया पाया जाता है इनके जड़ों की गांठों में, जिससे ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। जब हम गोबर गैस संयंत्र बनाते हैं तो गोबर गैस बनाने के लिए किस जीवाणु का यूज करते हैं। हमें पता है उस जीवाणु का नाम है मिथेनो बैक्टीरियम। ठीक है, यानी वो जो जीवाणु है किस श्रेणी में आते हैं, मिथेनोजेंस की श्रेणी में आते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइनोबैक्टीरिया इज यूजफुल बायोफर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ। साइनोबैक्टीरिया किसके क्षेत्र में उपयोगी जैव उर्वरक है। तो हमें पता है साइनोबैक्टीरिया का यूज हम धान की खेती में करते हैं, राइस की तरफ करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इज स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस बाय, एक तरीके का बायो सप्लीमेंट या फिर कह सकते हो बायो एक्टिव एजेंट है स्टेटिन। ये किसके द्वारा बनता है। तो स्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं मोलस्कस परप्यूरियस। इसको याद कर लीजिएगा, जितने भी बायो एक्टिव एजेंट्स हैं वो सब के सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर यूज्ड एज। एनाबीना और नॉस्टॉक को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो इन दोनों को ही हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं, जो कि एक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का रेप्ली कह सकते हो। इसको हम एक एज अ केमिकल फर्टिलाइजर की जगह यूज करते हैं। ये एक जैविक उर्वरक है। तो ये कैसा है, जैव उर्वरक है। कौन, एनाबीना और नॉस्टॉक। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 2 programs initiated by the Ministry of Environmental and Forest to save the major rivers of our country from pollution। कह रहा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई 2 योजनाओं के नाम बताइए जो हमारे प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए शुरू की गई हैं। याद रखो, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान हमारे देश की 2 बड़ी नदियां हैं जिनको सुरक्षित साफ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या बनाया है, कुछ एक्शन प्लान्स बनाए हैं। ये 2 पूछे गए थे, एक का नाम है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस मीथेन। हमें पता है मीथेन प्रोड्यूस करने वाला जो बैक्टीरिया है वो मिथेनोजेन की श्रेणी में आते हैं और 2 इनकी जो बैक्टीरिया के नाम है ये है मिथेनोकोकस और दूसरा है मिथेनोबैक्टीरियम। ये दोनों ही जीवाणु मीथेन गैस बनाने का काम करते हैं। एक है मिथेनोकोकस और दूसरा है मिथेनोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन, write the name of 2 microorganisms that are used in human welfare। मानव कल्याण में उपयोग में लाने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी मानव कल्याण के उपयोग में 2 सूक्ष्म जीवों का
नाम लिखना था। लैक्टोबैसिलस एक ऐसे प्रकार का जीवाणु है, एक ऐसे प्रकार के सूक्ष्म जीव है जिनका यूज हम करते हैं दूध से दही बनाने में, और इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू रिच करते हैं विटामिन B12 जैसा। दूसरा है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, और ये जो ईस्ट है इसका हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनसे हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट ऑन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पर नोट लिखना है। सिंपल सी बात है, एक स्पीसीज है राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर रखता है लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल से। ठीक है, लेग्यूम्स एंड फ्रैंकिया, इनके रूट नोड्यूल से एक स्पीसीज है राइजोबियम जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रखता है। ठीक है, अब कह रहा है ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसको हैंडओवर कर देता है प्लांट तक, और वहां से क्या ले लेता है, फूड ले लेता है। तो राइजोबियम प्रजातियां फलियों की जड़ों की गांठों में सहजीवी संबंध के रूप में रहती है। कह रहा है इसमें हमने देखा कि लेग्यूमिनस जातियों में कैजुरीना जो होता है, और कैजुरीना में फ्रैंकिया जड़ की गांठों का निर्माण करती है। सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, एक बड़ा हिस्सा भोजन और आश्रय में के बदले पौधे को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो दोनों में सहजीवी संबंध ये दर्शाता है। व्हाट इज प्राइमरी स्लज, प्राथमिक आपंक क्या है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा सीवेज, वेट, ये क्वेश्चन हमें मिलेगा सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक से। उसमें हमने प्राइमरी स्लज पढ़ा है, प्राथमिक आपंक पढ़ा है। कह रहे प्राइमरी स्लज जो होते हैं एक सॉलिड वेस्ट है। ये तब फॉर्म होते हैं जब सस्पेंडेड सॉलिड सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के दौरान, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट में प्राथमिक यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, तो प्राथमिक आपंक वह ठोस पदार्थ है जो वाहित मल उपचार की प्राथमिक अवस्था, पहली अवस्था के दौरान अपशिष्ट जल से बाहर निकालकर सेटल्ड हो जाता है, नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज यानी प्राथमिक आपंक। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट? कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अंतर बताइए। ठीक है, एक सिंपल सा अंतर है, जब हम प्राथमिक उपचार की बात करते हैं तो प्राथमिक उपचार जो होता है इसमें हम सारा ही भौतिक तरीके का, फिजिकल तरीके का उपचार देखते हैं, है ना। ज्यादातर हम इसमें क्या लगाते हैं, मशीन्स वगैरह का यूज करके हम सफाई करते हैं। लेकिन जब हम द्वितीयक यानी सेकेंडरी उपचार की बात करते हैं तो सेकेंडरी उपचार में हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का, है ना। सूक्ष्म जीवों की मदद लेते हैं, माइक्रोब्स की मदद से हम सीवेज की सफाई करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक उपचार करते हैं, फिर द्वितीयक उपचार करते हैं। ठीक, तो कह रहा है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली मैकेनिकल फिजिकल, while secondary sewage treatment involves microbes. That's why secondary sewage treatment is biological process. कह रहा है जब हम प्राइमरी सीवेज की बात करते हैं, यानी जब हम प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हम मशीन्स का यूज करते हैं, फिजिकल चीजों का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरीके के सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। इसी वजह से इसे हम जैविक उपचार कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं।
ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आई। कह रहे प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation। कह रहा है कि जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार करते हैं तो मशीनों के माध्यम से जो बड़े और छोटे कचरे होते हैं उनको निकाल लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो जो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट बचा है, जो कचरा हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला हुआ है, इसे सबसे पहले हम एक बड़े एयरेशन टैंक में भरते हैं, वहां पर हम एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कराते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो कह रहा है प्राथमिक सीवेज उपचार पूरी तरीके से यांत्रिक और भौतिक है, लेकिन द्वितीयक सीवेज उपचार इसमें जर्म्स, रोगाणु यानी माइक्रोब शामिल होते हैं। इसी वजह से द्वितीयक सीवेज उपचार को हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। प्राथमिक उपचार में छानना और अवसादन के माध्यम से सीवेज से बड़े और छोटे कणों को भौतिक रूप से हटा देते हैं। द्वितीयक सीवेज उपचार में प्राथमिक प्रवाह को बड़े वातन टैंक में भरा जाता है, फिर वहां पर हम सूक्ष्म जीव डालते हैं, एरोबिक। वो जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे सीवेज की सफाई कर देगा, जिससे वो ऑक्सीजन की जरूरत के साथ क्या करता है, सीवेज को साफ करता है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत उसको ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि वो जो कचरा है वो बहुत गंदा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मांग कम है, बीओडी कम है, इसका मतलब जो पानी है वो कम गंदा है। तो बीओडी जितना ज्यादा, प्रदूषण की क्षमता उतनी अधिक। बीओडी जितना कम, प्रदूषण उस पानी में, उस सीवेज में उतना कम। ठीक है। राइट अ नोट ऑन माइकोराइजा। माइकोराइजा पर एक टिप्पणी लिखना है। व्हाट इज माइकोराइजा? हमें पता है माइकोराइजा एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक, सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध है दो जीवों के बीच में। एक जीव होगा कवक, फंगस, और दूसरा जीव जो होगा वो होगा उच्च स्तरीय पादप। अब उच्च स्तरीय पादप की जड़ के साथ संबंध होता है कवक का, इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। कह रहे इट इज जनरली इरेगुलर विथ लिटिल और नो रूट हेयर्स। ये जनरली इरेगुलर तरीके से छोटे या बिना रूट हेयर के होते हैं। द फंगल हाइफी गेट नरिश्ड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट रूट। ये जो फंगस है उसकी जो हाइफी होती है वो पौधे की जड़ों से अपना नरिशमेंट ले लेती है। They take part in solubilization and absorption of nutrients from organic matter। बदले में ये प्लांट को क्या दे रही है, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर करके दे रही है। एडिशनली ये ऑल्सो हेल्प करते हैं वाटर को भी एब्जॉर्ब करने में। सॉइल के जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी ये प्लांट को बचाने का काम करते हैं, एंड ऑल्सो ग्रोथ बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं। तो पौधे के जड़ों और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। यह एक आम तौर पर बहुत कम या कोई रूट हेयर, जिसे आप कहते हो मूल रोम। ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे, दिस इज मूल रोम। ठीक है, हमने क्या कहा, मूल रोम के साथ अनियमित तरीके से होता है। कवक तंतु पौधों की जड़ों से पोषण और आश्रय प्राप्त करते हैं, बदले में कार्बनिक पदार्थ के विलेयकरण, पोषक तत्वों के अवशोषण में भाग लेते हैं, साथ ही साथ जल अवशोषण कराते हैं, मृदा के रोग जनकों से सुरक्षा देते हैं, विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ पदार्थों का भी उत्सर्जन करते हैं। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सीवेज, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ इट ट्रीटमेंट इन ब्रीफ। कह रहा है सीवेज क्या होता है ना, कह रहा है कि सीवेज क्या है। अब हमें सीवेज की उपचार का एक मेथड बताना है। ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा है सीवेज जिसे आप म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हो, ये एक ऐसी वाटर होती है, एक ऐसी जल का हिस्सा है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, मनुष्यों के मलमूत्र
ऑर्गेनिक वेस्ट, कार्बनिक वेस्ट, और साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं, जिसे आप कहते हो नाले का पानी। ठीक है, इस पानी को डायरेक्ट हम रिवर में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको रिवर में डालेंगे तो इसमें इतने सारे माइक्रोब्स हैं कि ये हमारे रिवर को गंदा करेंगे, उस पानी का हमने यूज किया तो हमें भी बीमार करेंगे। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर हम एक सीवेज का केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो कह रहा है 90% वाटर एंड 1% सॉलिड वेस्ट होता है, लेकिन जो वाटर है 99% है ना, जो वाटर है 99% वो हद तक गंदा है। ठीक है, इन एडिशन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ मेनी माइक्रोब्स, ऐसे गंदे पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बीमार करने वाले बैक्टीरिया लाइक कोलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस एटसेट्रा। बहुत सारे फंगल माइक्रोब्स भी होते हैं, प्रोटोजोन्स भी होते हैं, माइक्रोबियल एल्गी भी होती है, बहुत ही ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बीमार कर सकते हैं। तो सीवेज, जिसे आप नगर पालिका अपशिष्ट कहते हो, इसके अंदर मानव मल, विभिन्न भौतिक अपशिष्टों के साथ साथ पानी में घुले हुए रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसा जल है। ये रासायनिक संरचना में 99% तक पानी है, 1% तक ठोस कचरा है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया, माइक्रोबियल फंगस, प्रोटोजोन्स, माइक्रोबियल शैवाल जैसे कई रोगाणु भी उपस्थित होते हैं। अब आते हैं ये देखने कि एक तरीके का इसमें हमें सीवेज ट्रीटमेंट बताना था, वो क्या है। तो एक तरीके का सीवेज ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार जब हो जाता है तो दूसरा वाला ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब है द्वितीयक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार यानी प्राइमरी उपचार जो होता है ये पूरा का पूरा फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें मशीन्स का यूज होता है। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम माइक्रोब्स की मदद से ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं, पानी की सफाई करते हैं। इसी वजह से सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक, अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्लज और सेकेंडरी प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कह रहे हैं प्राइमरी स्लज की हम बात करें तो ये प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के जरिए के समय में फॉर्म होता है, और वहीं पे जब हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करें तो ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। कह रहे प्राइमरी स्लज में कोई भी फ्लॉक्स नहीं होते, इनमें फ्लॉक्स होते हैं। कह रहा है डज नॉट नीड एयरेशन, इन्हें एयरेशन की जरूरत नहीं है, और यहाँ एक्टिवेटेड स्लज को एयरेशन की जरूरत होती है। तो प्राथमिक आपंक की अगर हम बात करें, है ना, कीचड़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपंक, और यहाँ है सक्रिय आपंक। ठीक है, तो प्राथमिक सीवेज के उपचार के दौरान ये बनता है, द्वितीयक सीवेज उपचार के दौरान सक्रिय आपंक बनेगा। इसमें फ्लॉक्स नहीं होते, इसमें फ्लॉक्स होता है, किसमें, सक्रिय आपंक में। इसमें एयर वॉतन की आवश्यकता नहीं है, इसको चाहिए, तो ऐसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर माइक्रोब्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर इन ब्रीफ।
सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मानव कल्याण में उनकी भूमिका का संक्षेप में वर्णन करिए। ठीक, अब ये थोड़ी थियरी वाली बात है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले माइक्रोब्स ऐसी चीजें होती हैं, है ना, जब आपसे कोई पूछे माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो आप कहोगे माइक्रोब्स ऐसे तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आईज से नहीं दिखते। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है, नॉर्मली ये हमें हमारी साधारण आंख से नहीं दिखते। ठीक है, नेकेड आई से नहीं दिखते। ये जो सूक्ष्म जीव है इसमें बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे जीव आते हैं। देखते हैं किस तरीके से ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोब्स का किस तरीके से हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं। हमें पता है हम बहुत पुराने समय से दूध से दही बना रहे हैं, और दही बनाने के लिए हम एक जीवाणु यूज करते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा माइक्रोब्स है, एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनाने में मदद करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दूध का जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ इसी तरीके से प्रोपियोनी बैक्टीरियम, शारमेनी, सैकरोमाइसीस सेरिवेसी, इन सब का यूज करके हम चीज और डोसा भी बना रहे हैं। तो घर के प्रोडक्ट बनाने में हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। कुछ माइक्रोब्स का यूज करके हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। एंड ऑल्सो बहुत अदर माइक्रोब्स का यूज करके हम एंटीबायोटिक्स अब बनाना शुरू कर दिए हैं। माइक्रोब्स का यूज करके हम सीवेज का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी भी सफाई कर रहे हैं। माइक्रोब्स ऑल्सो यूज करते हैं हम बायोगैस प्रोड्यूस करने में, जिसमें हमने मिथेनोबैक्टीरियम का यूज किया है और उनसे गोबर गैस बनाया है। माइक्रोब्स का यूज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर में भी करते हैं, जिसमें हमने बैसिलस थुरिंजिनियसिस नाम के जीवाणु का यूज करके बीटी कॉटन बनाया है। एंड ऑल्सो माइक्रोब्स एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट भी हम यूज करते हैं, जिसमें हमने एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, इन सब का यूज करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम किया है। तो देखा किस तरीके से माइक्रोब्स हमारी जिंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। सबसे पहला माइक्रोब्स का जो यूज है वो है घरेलू उत्पाद में, जिसमें हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दूध से दही बनाया है, जिसमें वो लैक्टोज का किण्वन करके लैक्टिक एसिड बना देता है। साथ ही साथ पनीर और डोसा बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम, शारमिनी और सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी का यूज किया है। औद्योगिक उत्पाद में हमने जो सूक्ष्म जीव यूज किए हैं जिससे कि हम औद्योगिक उत्पाद बना सके, उसमें हमने एक दवाई बनाई है पेनिसिलिन, जिसके लिए हमने पेनिसिलियम नोटेटम यूज किया है। हमने सीवेज उपचार में भी माइक्रोब्स का यूज किया है। बायोगैस बनाने में भी हमने सूक्ष्म जीव यूज किए हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम का यूज करके हमने गोबर गैस बनाया है। जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी यूज किया है, जैसे एक जीवाणु है बैसिलस थुरिंजिनियसिस, जिसे हमने बीटी कॉटन बनाया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हमने सूक्ष्म जीव का यूज किया है, जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, इन सब का यूज करके हमने वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम किया है। अब हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की भूमिका का लेखा जोखा दीजिए, जो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी दिया है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है माइक्रोब्स एक बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, यानी इंडस्ट्रीज में जो भी हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बनाने में माइक्रोब्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम फर्मेंटेशन के जरिए बहुत बड़ी अमाउंट में बेवरेजेस बना रहे हैं, जैसे बियर, वाइन, विस्की। ऑल्सो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, जैसे पेनिसिलिन। बहुत सारे अदर केमिकल्स बना रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एंजाइम्स, बहुत इसेंशियल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, विटामिन बना रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारी फूड इंडस्ट्री में भी यूज हो रही है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हम हिंदी में लिखेंगे।
कि औद्योगिक क्षेत्र में हमने माइक्रोब्स का यूज करके बहुत उपयोगी चीजें बनाई हैं, जैसे हमने पेय पदार्थों बियर वाइन विस्की, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, कार्बनिक अम्ल जैसे सिट्रिक एसिटिक लैक्टिक एसिड, एंजाइमों सहित विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन किया है, जिसमें हमने बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में किण्वन का उपयोग किया है और औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव की अहम भूमिका देखी है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जैव सक्रिय अणु, विटामिन और भी बहुत सारे खाद्य उद्योग का निर्माण करने के लिए सूक्ष्म जीव का यूज किया है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ माइक्रोब सर्व एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। वर्णन कीजिए जीवाणु किस प्रकार पादप रोगों और पीड़कों के जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि बायो कंट्रोल का मतलब है ऐसे तरीके का बायोलॉजिकल मेथड हम यूज करें जो प्लांट के डिजीज को और प्लांट में होने वाले पेस्ट को कंट्रोल कर दे। आज के समय में ये जो प्रॉब्लम है इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से टेकल कर दे रहे हैं, जिसमें हमने केमिकल के यूज किए बिना हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को नकार कर क्या कर रहे हैं, एक बिना टॉक्सिक और बिना हार्मफुल चीज से बायो कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड तो दीज केमिकल आर टॉक्सिक, इनके केमिकल टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एंड ऑल्सो ये हमारे वातावरण को पोल्यूशन में डाल देंगे, हमारा सॉइल गंदा करेंगे, पीने का पानी गंदा करेंगे, साथ ही साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट्स इन सबको खराब करेंगे। ऑल्सो ये हमारे मिट्टी को भी पोल्यूटेड कर देते हैं। एंड हम जो वीडीसाइड्स यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, उनका भी कुछ इसी तरीके का सारा योगदान है। तो हमने क्या किया है, बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करना शुरू किया है, जिससे कि ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो। ठीक है, biological control of pest and disease in agriculture, there is a method of controlling pest that relies on natural predation rather than the इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। कह रहा है एक ऐसा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जिसमें हमने प्लांट के रोग को बिना किसी केमिकल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से खत्म किया है। इसमें हमने क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी का यूज करके प्लांट से बीमारी खत्म की है। Few important organism given below which control the pest, कुछ important biological organism है जो पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करती है, जैसे बैसिलस थुरिनजेनिसिस से हमने बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा खत्म कर दी है। फंगस ट्राइकोडर्मा का यूज करके हमने बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस कंट्रोल किए हैं। बैक्यूलो वायरस का यूज करके हमने इंसेक्ट और ऑर्थोपोड्स को खत्म कर दिया है। तो कुछ इसी तरीके से हिंदी में लिखेंगे कि बायो कंट्रोल पौधों की बीमारियों और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीके के उपयोग बताता है। आधुनिक समाज में हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा इन समस्याओं से तेजी से निपटा जा रहा है। कह रहे कीटनाशक जो है उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो मनुष्यों और जानवरों के लिए समान रूप से जहरीले और बेहद हानिकारक है। हमारे पर्यावरण, फल, सब्जी, फसल को प्रदूषित कर रहे हैं। खरपतवार को हटाने के लिए हमने खरपतवार नाशक भी डाले हैं, ये भी हमारी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। हम क्या करते हैं, कीटों और रोगों को भगाने के लिए जैविक नियंत्रण अब करते हैं, जिसमें कृषि में हमने कीटों को नियंत्रित करने के लिए एक विधि अपनाई है, जिसमें हम रसायन न डाल के प्राकृतिक परभक्षण पर निर्भरता दिखाई है। और ये हमारे जैव विविधता की मदद लेकर जैव विविधता स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। जैसे कि हमने कीटों को नियंत्रित करने के लिए कुछ जीव नीचे लिखे हुए हैं। बैसिलस थुरिनजेनिसिस से तितली के कैटरपिलर लार्वा को खत्म किया जा रहा है। कवक ट्राइकोडर्मा से पादप रोगजनक नियंत्रित हो रहे हैं और बैक्यूलो वायरस से कीड़े और कीट और ऑर्थोपोड्स का नियंत्रण हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर पूछा भी गया था। व्हाट इज बायोगैस? एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड इट्स यूजेस। बायोगैस क्या है, बायोगैस के उत्पादन में कैसे सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कह रहे बायोगैस जो है
ये एक मिक्सचर होता है गैसेस का, और सबसे ज्यादा इसमें मीथेन पाया जाता है, करीब 50 से 70%। ऑल्सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। ये प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी से। ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेड करने की वजह से ही बनते हैं। जैसे हमने एनिमल डंग, सीवेज, क्रॉप रेसिड्यू या डोमेस्टिक वेस्ट ले लिया, तो इस पर माइक्रोब्स इसको डीकम्पोज करके क्या करते हैं, गोबर गैस या बायोगैस बनाते हैं। ये जो गैस होती है बायोगैस, ये हाईली फ्लेमेबल है। इसका यूज हम फ्यूल के लिए करते हैं, भोजन पकाने, लाइट जलाने, इंजन चलाने के लिए। और ये जो एनर्जी सोर्स है ये इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, तो बायोगैस एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हमने मुख्य रूप से मीथेन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं। यह जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ जैसे पशुओं के गोबर, वाहित मल, फसल अवशेष, घरेलू कचरों के सूक्ष्म जीवी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक जलनशील है, उपयोग खाना पकाने, रोशनी करने, इंजन चलाने, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और पर्यावरण के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये रहा हमारा बायोगैस प्लांट। अगर हम बायोगैस की बात करें तो बेसिकली इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हम इस गोबर गैस प्रक्रिया में एक प्लांट बनाते हैं जिसे गोबर गैस या बायोगैस प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस गोबर गैस या बायोगैस प्लांट में ये जो टंकी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हम गोबर भर देते हैं। इस गोबर को पानी के साथ घोलकर इसमें भर दिया जाता है, फिर एक पाइप से इस बड़े डाइजेस्टर में इस गोबर को ट्रांसफर कर देते हैं। हमें पता है इस गोबर में पहले से ही मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गाय के र्यूमेन में ये जीवाणु गाय के पाचन में मदद करते हैं, तो गाय के गोबर के साथ भी ये बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही डाइजेस्टर में हम इस गोबर को भरेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर हमने एक ढक्कन लगाया, प्लेट लगाया। जैसे ही ये मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेंगे, गोबर को तोड़ेंगे, क्या निकलेगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी अदर गैसेस भी निकलती हैं जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है। इस गैस को हम एक पाइप से जोड़ देंगे और फिर इसको हम अपने किचन में यूज कर लेंगे एज ए एनर्जी सोर्स। और उसके बाद बचा हुआ जो गोबर है जिससे हमने सारा का सारा गैस निकाल लिया है, उसको स्लज के तरीके से इस टैंक में इकट्ठा करते हैं, और इस टैंक से निकालकर उसको हम कृषि क्षेत्र में एज अ खाद यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहां तक गाइस हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इससे अभी नहीं पूछे जाते। लेकिन क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी सब टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए सोल्यूशन वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।